हेलो एवरीवन। आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो है हमारे पास डेंगू। ठीक है, तो डेंगू जो है ये एक मॉस्किटो बोर्न डिजीज़ होती है, जो मॉस्किटो की वजह से एक पर्सन से दूसरे में स्प्रेड होती है। ठीक है, अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये हमारे पास ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है, और अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज़ में भी ये देखने को मिलती है। जो डेंगू है ये डिजीज़ हमें मिलती है। अब इसकी थोड़ी सारी हिस्ट्री हम करेंगे। डेंगू जो है बहुत वाइड स्प्रेडिंग, मतलब अच्छा खासा फैला था ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड। ठीक है, और जिसने एक बड़ी ग्लोबल पूरी दुनिया में एक बड़ी सारी मेजर प्रॉब्लम कॉज करा दी थी। ठीक है, 2015 में इसका आउटब्रेक देखने को मिला इंडिया में। 2016 में इसका बहुत वर्स्ट आउटब्रेक वर्ल्ड में देखने को मिला। और WHO के अकॉर्डिंगली, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली, हमारे पास अबाउट 350 मिलियन केसेज हैं डेंगू के जो हर साल रिपोर्ट होते हैं। मतलब एक साल में 350 मिलियन केसेज जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं, और 20 to 30,000 जो हैं डेथ भी हो जाती हैं। ठीक अब डेंगू की मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, थाईलैंड है, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका भी है, और अफ्रीका भी है। यहाँ अमेरिका का एक कैपिटल लिख लेना। ठीक है, अब इसके कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो कॉजेटिव एजेंट इसका जो है वायरस रहता है। ठीक है, पॉजिटिव एजेंट इसका वायरस है, और उस वायरस की हमारे पास 4 स्ट्रेन्स होती हैं, जिनको हम डेन 1, डेन 2, डेन 2, डेन 3, डेन 4 कहते हैं। ठीक है, और ये इक्वली, मतलब ऐसा नहीं है कि डेन 1 ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, डेन 2 कम कर रही है, इक्वली जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ये फीमेल एडीज़ इजिप्टी फीमेल मॉस्किटो है, लेकिन एडीज़ स्पीशीज़ है। एडीज़ इजिप्टी के थ्रू जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें एडीज़ इजिप्टी के अलावा तो एडीज़ एल्बोपिक्टस भी एक है ऐसा हमारे पास मॉस्किटो है जो इस डिज़ीज़ को ट्रांसमिट करवाता है। ठीक है, उसके बाद डेंगू जो है इनडायरेक्ट इनोकुलेशन शो करते हैं, मतलब इसको डायरेक्टली एक बंदे से दूसरे बंदे को कभी नहीं हो सकता। इसको हमेशा एक वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है डिजीज़ को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक, उसके बाद हमने करने हैं साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस एंड सिम्टम्स में क्लासिकल डेंगू मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है, माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं दिखते। ठीक है, 5 से 10 दिन तक नॉर्मल ऐसे बॉडी पेन होगी, फीवर थोड़ा फील होगा। ठीक है, तो ऐसे सिम्टम्स रहेंगे, जैसे कि हाई फीवर है, रैशेज़ भी होना शुरू हो जाएंगी, जॉइंट पेन होना शुरू हो जाएगा, मस्कुलर पेन शुरू हो जाएगा, आइज़ की आंखों के बीच में पीछे दर्द होना शुरू हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी। जब भूख नहीं लगेगी, खाना नहीं खाएंगे तो वीकनेस अल्टीमेटली हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये क्लासिकल डेंगू के हैं। हेमोरेजिक जो है ये क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, मतलब लंबे अरसे तक चलता है ना, तो थोड़ा फैटल हो जाता है। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स जो हैं 10 से 15 दिन तक रहते हैं। इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स की रप्चरिंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से नाक से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, गम से ब्लीडिंग होती है। ठीक है, और परसिस्टेंट वॉमिटिंग विद ब्लड, मतलब कंटिन्यू वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग में भी ब्लड आना शुरू हो जाता है। स्वीयर जॉइंट पेन होता है, अच्छा बहुत ज़्यादा तेज़ हेडेक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चे, जब ब्लीडिंग होगी ना तो फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है अदर ऑर्गन्स में, और जिसकी वजह से ऑर्गन इम्पेयरमेंट हो जाती है, ऑर्गन्स प्रॉपर काम नहीं कर पाते। ठीक है, ब्लड वेसल्स भी कोलैप्स कर जाती हैं, जिसकी वजह से बंदा जो है शॉक में चला जाता है और बंदे की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो हीमोरेजिक डेंगू की वजह से हमें डेथ्स जो हैं देखने को मिलती हैं। अब बात आती है इसको डायग्नोज कैसे करना है, तो इसको डायग्नोज हमने करना है ब्लड टेस्ट से, लेकिन ब्लड टेस्ट इंस्टेंटली नहीं करना, जैसे सिम्टम्स अपीयर होंगे 5 से 10 दिन के बाद ब्लड टेस्ट किया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा एक और टेक्निक है इसको डायग्नोज करने के लिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, इसको भी किया जाता है टू डायग्नोज द डेंगू। देन उसके बाद एक ये है IgM कैप्चर्ड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, MAC ELISA, ये भी जो है हम डिटेक्ट करते हैं डेंगू वायरस को अपनी बॉडी में। ठीक है, अब इसमें जो है ना, ये जो IgM कैप्चर्ड एंजाइम लिंक्ड जो ELISA है आगे, ये जो है ये पर्टिकुलरली यूज़ किया जाता है हमारी बॉडी में से एंटीबॉडीज़ को देखा जाता है कि इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनी हैं कि नहीं बनी। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करें तो कोई प्रॉपर वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसको जो है ट्रीट किया जाता है रिहाइड्रेशन थेरेपी, मतलब एक्सेस में फ्लूइड को इनटेक करवाया जाता है। अच्छा, माइल्ड फीवर कंट्रोल मेडिसिन दी जाती हैं, पेन किलर्स वगैरह को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ये क्या कर देती हैं, ब्लड को डाइल्यूट कर देती हैं और ब्लीडिंग को इंक्रीज़ करती हैं। ठीक है, बेड रेस्ट बंदे को दी जाती है। अच्छा, डेन वैक्सीन भी जो है अवेलेबल है थोड़ी बहुत, जो इंजेक्ट की जाती है 6 ईयर्स से अबव।
ठीक है। 6 ईयर से अबव 40 ईयर्स तक जो है इंजेक्ट की जाती है, 6 से बिलो और 40 से अबव किसी को नहीं दी जाती। ठीक, अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं, हमने वेक्टर को किल करना है, मारना है, रिपेलेंट्स यूज़ करने हैं, उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। सॉलिड वेस्ट को अच्छे से हमने मैनेज करना है और अपने 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 आसपास जो अपने सराउंडिंग में अपनी अच्छे से प्रोटेक्शन हमने करनी है, ठीक है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड ये लास्ट पे यहाँ लिखा हुआ है, बट ये आप मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद लिख लेना। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 4 to 5 डेज़ है। ये इसी डिजीज़ में ऐसा होगा, बाकी में ऐसा नहीं होगा। बाकी में इंक्यूबेशन पीरियड अपनी जगह पर ही होगा, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। इसमें एडिशन कर सकते हो, डिलीशन नहीं करना है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं करना है, ये पूरा अपने एग्जाम में लिखना होगा, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।